भाई इस वीडियो में हम अहमियत को परखने के पस मंज़र में यानी सिग्निफिकेंस टेस्ट के पस मंज़र में ताकत के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। अगर आपने आदाद-ओ-शुमार की शुरू-शुरू की वीडियोस देखी हैं तो उसमें हमने आदाद-ओ-शुमार यानी स्टैटिस्टिक्स में पावर के बारे में बात की थी। और आपसे क्या छुपाना, ये सारी बातें काफ़ी मुश्किल थी, लेकिन मुश्किल के साथ-साथ काफ़ी दिलचस्प भी थी। और भाई दिलचस्प ये चीज़ इसलिए थी क्योंकि हमें उस पस मंज़र में ताकत की अहमियत के बारे में मालूम हुआ था और फिर हमने ये भी जाना था कि किन वजूहात की वजह से ताकत बढ़ती है या घटती है। तो भाई इस वीडियो में हम अहमियत को परखते वक्त जानेंगे कि यहाँ पर ताकत के क्या मानी है और किन वजूहात की वजह से ताकत बढ़ती है या कम होती है। सीधे-सीधे लफ्ज़ों में अगर मैं यहाँ पर ताकत को बयान करूँ, तो ये असल में इस बात का इम्कान होता है कि हम सही चीज़ कर रहे हैं, जबकि हमारा जो नल हाइपोथेसिस है, यानी जो नल मफ़रूज़ा है, वो गलत है। यानी इसमें एक तरह से हम अपने दूसरे तर्ज़ के खलल से बच रहे होते हैं और गलत हाइपोथेसिस को मान नहीं रहे होते, बल्कि ठुकरा रहे होते हैं। तो हम यहाँ पर जो सही चीज़ कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि हम मफ़रूज़े को ठुकरा रहे हैं। तो मैं इसको यूँ लिख लूँगी। अच्छा, अब यहाँ पर एक दिलचस्प बात ये है कि हम इसको अपने दूसरे तर्ज़ के खलल से जोड़ भी सकते हैं। जोड़ेंगे यूँ कि अगर हम पूरे इम्कान से यानी 1 से माइनस कर दें इस बात का इम्कान जिसमें हम दूसरे तर्ज़ की गलती कर रहे होंगे, यानी हम यहाँ पर मफ़रूज़े को, जो कि हमारा एच नॉट के बराबर है यानी नल हाइपोथेसिस है, को नहीं ठुकरा रहे होंगे, नहीं ठुकराएं, जबकि हमारा मफ़रूज़ा गलत है। तो भाई ये जो इम्कान होगा वो बिल्कुल इसी के बराबर होगा। ये दोनों एक ही चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं। और अगर आप गौर करें तो ये असल में दूसरे तर्ज़ की गलती करने का इम्कान ही है, क्योंकि हम यहाँ पर गलत हाइपोथेसिस को नहीं ठुकरा रहे, उसको हम मान रहे हैं। तो एक तरह से हम ताकत को यूँ बयान कर सकते हैं कि ये वो इम्कान है जिसमें हम दूसरे तर्ज़ की गलती नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि ये जो पूरी चीज़ है वो हमारे दूसरे तर्ज़ की गलती है। चलें, उलझने से बचने के लिए हम यहाँ पर लिख भी देते हैं कि ताकत असल में बराबर है उस इम्कान की जिसमें हम दूसरे तर्ज़ की गलती नहीं कर रहे होंगे। ये तीनों चीज़ें बिल्कुल एक बराबर हैं। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं या ऐसी कौन-सी वजूहात हैं जिनकी वजह से ताकत पर असर पड़े? और इस चीज़ को समझने के लिए हम यहाँ पर 2 सूरत-ए-हाल फ़र्ज़ करेंगे। एक जिसमें हमारा नल हाइपोथेसिस दुरुस्त है और दूसरा जिसमें हमारा नल हाइपोथेसिस गलत है। तो अब मिसाल के तौर पे हम एक नल हाइपोथेसिस, एक नल मफ़रूज़ा ये बनाते हैं कि औसत कदर बराबर है, मिसाल के तौर पे औसत कदर 1 के, और इसका मुतबादिल मफ़रूज़ा यानी अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये है, जो आबादी की औसत कदर है यानी ये जो म्यू है, वो औसत कदर 1 के बराबर नहीं है। तो अब अगर हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो दुरुस्त है, और इसको ज़रा मैं इस
नीले डब्बे में भी डाल देती हूँ। हाँ, तो अगर ये दुरुस्त है, तो फिर हमारा सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन यानी नमूने का फैलाव किस तरह का दिखेगा? भाई नमूने के फैलाव को देखने से पहले ज़रा ये देख लेते हैं कि हम सिग्निफिकेंस टेस्ट में यानी जब अहमियत को हम परख रहे होते हैं तो हम कर क्या रहे होते हैं। अच्छा, नमूने के फैलाव को देखने से पहले ज़रा देख लेते हैं कि जब हम मफरूजात बना रहे होते हैं तो उसका मतलब असल में क्या होता है। तो भाई हम मफरूजात आबादी के किसी पैरामीटर के बारे में बना रहे होते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं पैरामीटर, बल्कि यह है आबादी का पैरामीटर, तो आबादी भी साथ में लिख देते हैं। हाँ, तो हम मफरूजात आबादी के किसी पैरामीटर के बारे में बना रहे होते हैं। और भाई आबादी के पैरामीटर के मफरूजात को परखने के लिए हम पूरी आबादी का तो जायज़ा नहीं ले सकते, इसलिए हम आबादी से एक नमूना निकाल लेते हैं। ये एक बेतरतीब नमूना होता है और फिर हम इसके आदाद व शुमार यानी उस पैरामीटर के स्टैटिस्टिक्स का हिसाब लगा लेते हैं। और फिर हम देखते हैं कि क्या ये स्टैटिस्टिक्स, क्या ये आदाद व शुमार उन मफरूजात पर पूरा उतर रहे हैं या नहीं। और इस नतीजे तक हम यूँ पहुँचते हैं कि अगर तो हम फ़र्ज़ कर लें कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो दुरुस्त है, तो इस बात का क्या इम्कान है कि हमें आदाद व शुमार में वही कदर मिले जो कि हमें मिल रही है। उस इम्कान को हम पी कदर कहते हैं, यानी पी वैल्यू कहते हैं। अच्छा, पी कदर अगर अहमियत की सतह यानी सिग्निफिकेंस लेवल या थ्रेशोल्ड से कम होती है, तो हम कहते हैं कि भाई इतना कम इम्कान था इस बात के होने का और ये फिर भी हुआ, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो गलत है और इसलिए हम उसको ठुकरा देते हैं। लेकिन हाँ, अगर पी कदर इस अहमियत की सतह से बड़ी होती है, तो हम कहते हैं कि हाँ, इसका तो इम्कान था और इसीलिए ये हुआ, और इस वजह से हम अपने नल हाइपोथेसिस को मान लेते हैं, यानी इसको नहीं ठुकराते। अब चूंकि हमने ये सारी बातें दोहरा ली हैं, तो हम वापस नमूने के फैलाव पर आते हैं। तो अगर तो हमारा नल हाइपोथेसिस दुरुस्त है, तो नमूने का फैलाव कुछ इस तरह का दिखेगा कि जो औसत कदर होगी वो वाकई यहाँ पर इसके मुताबिक औसत कदर 1 के बराबर होगी, और नमूने के साइज़ की बिना पर हमारे पास यहाँ पर एक फैलाव बन जाएगा जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा होगा, यानी आम फैलाव की शक्ल का होगा। अगर नमूने का साइज़ ज़्यादा होगा तो ये ग्राफ थोड़ा पतला बनेगा, और अगर सैंपल साइज़ यानी नमूने का साइज़ कम होगा तो ये ग्राफ चौड़ा बनेगा। अच्छा, अब यहाँ पर ज़रा अहमियत की सतह यानी सिग्निफिकेंस लेवल भी बना लेते हैं। और सिग्निफिकेंस लेवल एक तरह से ये चीज़ दिखा रहा होता है कि अगर हमारा नल मफरूज़ा दुरुस्त भी है, तब भी इस बात का इम्कान क्या है कि हम उसको ठुकरा देंगे। और अगर आप गौर करें तो ये चीज़ जो मैंने अभी अभी बयान की है वो असल में पहले तर्ज की गलती मानी जाती है, यानी टाइप 1 एरर माना जाता है। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो हमारा सिग्निफिकेंस लेवल है यानी अहमियत की सतह है, वो ये रकबा है जिसमें मैं ये सफ़ेद रंग भर रही हूँ। तो भाई ये है हमारा सिग्निफिकेंस लेवल या थ्रेशोल्ड या अहमियत की सतह। तो अब अगर हम आबादी के किसी पैरामीटर के बारे में मफरूज़ात बना रहे हैं और उनको जांचने के लिए हम आबादी से एक बेतरतीब नमूना लेते हैं और फिर उसके आदाद व शुमार का हिसाब लगाते हैं, और वो हिसाब इस रकबे में अगर आता है, इस जगह पर आता है, तो फिर हम अपने अच्छे भले दुरुस्त नल मफरूज़े को रिजेक्ट कर रहे होंगे, उसको ठुकरा रहे होंगे। और अगर ऐसा हो रहा होगा तो बिना जाने बिना समझे हम असल में पहले तर्ज की गलती कर रहे होंगे। लेकिन भाई जहाँ तक यहाँ पर ताकत की बात है, तो उसके लिए हम टाइप 1 एरर यानी पहले तर्ज की गलती को नहीं देख रहे होते,
बल्कि उसमें हम दूसरे तर्ज की गलती में दिलचस्पी रख रहे होते हैं। तो यहाँ पर असल में हम एक ऐसे मशरूत इम्कान को देख रहे होते हैं जहाँ पे हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो गलत है। तो हम असल में इस सूरत हाल को तभी देख रहे होते हैं, इस पे तभी गौर कर रहे होते हैं, अगर हम ये मान रहे होते हैं कि हमारा नल हाइपोथेसिस गलत है। तो भई इस वजह से हम इस सूरत हाल पे इतना गौर नहीं करेंगे और उस सूरत हाल को देख लेते हैं जहाँ पर हमारा नल हाइपोथेसिस जो है वो गलत है। मैंने फिर से लिख लिया बिला वजह। चलिए इसको हटा देते हैं और इसके लिए मैं इसके आसपास एक हरा डब्बा बना लेती हूँ। या अगर मैं इसको लाल से दिखाऊं तो शायद आपको ये ज़्यादा बेहतर तरह समझ में आए, क्योंकि लाल का मतलब है ये गलत है। खैर आगे चलते हैं। और भाई अगर ये गलत है तो जाहिर सी बात है कि कोई मुतबादिल मफरूज़ा होगा जो कि सही होगा। तो यहाँ पर मुतबादिल मफरूज़ा ये बना लेते हैं कि आबादी की जो औसत कदर है वो असल में औसत कदर 1 के नहीं बल्कि औसत कदर 2 के बराबर है। अब चलें ऐसा करते हैं कि इसी ग्राफ पे हम इस सूरत हाल के लिए भी एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं, एक नमूने का फैलाव बना लेते हैं। तो फ़र्ज़ करते हैं कि भाई औसत कदर 2 कुछ यहाँ पर है और चूंकि इस सूरत हाल में आबादी की औसत कदर इसी के बराबर है और यहाँ पे भी हम कोई सैम्पल साइज़ ले रहे होंगे। अगर ये सैम्पल साइज़ ज़्यादा होगा तो ये ग्राफ पतला होगा, अगर ये सैम्पल साइज़ बड़ा होगा तो ये ग्राफ चौड़ा होगा। फ़िलहाल इस ग्राफ को कुछ इस शक्ल का बना देते हैं। तो भाई अगर ये सूरत हाल बन रही है तो जाहिर सी बात है हमें इस मफरूज़े को ठुकरा देना चाहिए। लेकिन देखते हैं कि वो कौन से नमूने हैं, वो कौन सी सूरत हाल हैं जिनमें हम इस मफरूज़े को नहीं ठुकरा रहे होते। और उससे पहले मैं ज़रा ग्राफ को ठीक तरह से बना लूँ। हाँ भाई हम इस तरह के मफरूज़े को उस सूरत हाल में नहीं ठुकरा रहे होंगे जब हमारा नमूना इस फैलाव के इस हिस्से में होगा। भाई अब अगर तो हम ये फ़र्ज़ कर रहे होते कि हमारा नल हाइपोथेसिस दुरुस्त है तो इस रकबे में होने का इम्कान कम नहीं होता बल्कि अच्छा खासा था। लेकिन अगर हम ये फ़र्ज़ करते हैं कि हमारा नल हाइपोथेसिस गलत है तो नमूने का इस रकबे में होने का इम्कान काफ़ी कम है और यही असल में हमारे दूसरे तर्ज की गलती है, यानी टाइप 2 एरर है। और भाई चूंकि मुझे ये सारी बातें पता थी पहले से इसलिए मैंने इसको पीले रंग से दिखाया है। और यूं फिर अगर हम यहाँ पे पावर को देखें तो पावर उस इम्कान को दिखा रहा होता है कि हम मफरूज़े को ठुकरा रहे हैं जब मफरूज़ा गलत है। तो ये इम्कान असल में इस पूरे रकबे के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर हम दूसरे तर्ज की गलती नहीं कर रहे। अब ज़रा बात करते हैं कि हम इस ताकत को कैसे बढ़ा सकते हैं। इसका एक तरीका तो ये है कि हम इस अल्फ़ा की कदर, यानी हम इस अहमियत की सतह या थ्रेशोल्ड या सिग्निफिकेंस लेवल को बढ़ा दें। भाई अगर हम अपने सिग्निफिकेंस लेवल को बढ़ाते हैं तो ये रकबा बढ़ जाएगा और मिसाल के तौर पे यहाँ के बजाय फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारा सिग्निफिकेंस लेवल। बल्कि अब इतने सारे रंग मैं इस्तेमाल कर चुकी हूँ, चलें समझ लेते हैं कि ये रंग है। तो अगर हम अपने अहमियत की सतह को यहाँ पे रख लें तो ये पूरा रकबा भी यहाँ पर बढ़ जाएगा और ये रकबा भी बढ़ जाएगा और यूं फिर दूसरे तर्ज की गलती का रकबा कम हो जाएगा। जब ये कम हो जाएगा तो छोटी कदर को जब हम 1 से माइनस करेंगे तो हमें बड़ी कदर मिलेगी, यानी हमें ताकत की ज़्यादा कदर मिलेगी। अब बात यह है कि जब ऐसा हो रहा है तो हमें लगता है कि भाई ताकत तो अच्छी चीज़ है और ताकत बढ़नी चाहिए। तो ताकत को बढ़ाने के लिए हमें हमेशा अपनी अहमियत की सतह को ज़्यादा रखना चाहिए। अब भाई ऐसा हम कर तो लें, लेकिन अगर हम अपनी अहमियत की सतह को बढ़ाते हैं तो हाँ, बिल्कुल हमारी जो पावर है, जो ताकत है,
वो बढ़ जाती है। लेकिन मसला ये है कि साथ ही पहले तर्ज की गलती करने का इम्कान भी फिर बढ़ जाता है। ये मैं लिख भी लूँ, पहले तर्ज की गलती। और ये हम नहीं चाहते। भाई एक चीज़ को सही करने के लिए या बेहतर करने के लिए हम दूसरी चीज़ को तो नहीं ख़राब कर सकते ना। हम तो चाहते हैं कि दोनों ही चीज़ें हमें सही मिलें और बस इसलिए ताकत को बढ़ाने के लिए हम ये तरीका इतना नहीं इस्तेमाल करते जितना कि हम दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं। और वो ये है कि हम अपना सैंपल साइज़ बढ़ा देते हैं। तो अगर हम अपना सैंपल साइज़ बढ़ा दें, तो ये जो फैलाव है, वो पतला हो जाएगा। ये ऐसा हो जाएगा और साथ ही ये फैलाव भी पतला हो जाएगा। और ऐसा करने से फिर वो रकबा काफ़ी हद तक छोटा हो जाएगा, जिसमें ऐसी सूरत-ए-हाल बन रही होती है जिसमें हम दूसरे तर्ज की गलती कर रहे होते हैं। यानी ऐसी सूरत-ए-हाल बहुत कम पैदा हो रही होती है, जिसमें हमारा नल मफ़रूज़ा गलत होता है और उसके बावजूद हम नल मफ़रूज़े को नहीं ठुकरा रहे होते। तो यूँ भी जब इस इम्कान की कदर कम होती है, तो 1 से वो कदर माइनस करने पे हमें थोड़ी बड़ी कदर मिलती है और यूँ भी हमारी पावर या ताकत बढ़ जाती है। भई इसको समझने का दूसरा तरीका ये है कि जब हम अपना सैंपल साइज़ बढ़ाते हैं, तो इन दोनों नमूनों के फैलाव में थोड़ा कम ओवरलैप होता है। यानी वो रकबा बहुत कम होता है जहाँ पे ये दोनों फैलाव आपस में मिल रहे होते हैं। तो चलें ऐसा करते हैं, इसको छोटा करते हैं ताकि ताकत को बढ़ाने का जो दूसरा तरीका है, वो भी हम साथ में लिख सकें। तो यूँ फिर नमूने के साइज़ को बढ़ाने से भी ताकत बढ़ जाती है। अच्छा, अब ये तो वो चीज़ें थीं जो कि हमारे काबू में थी, लेकिन कुछ ऐसे अनासर भी हैं जो कि हमारे काबू में नहीं होते, लेकिन जिनके होने की वजह से ताकत बढ़ जाती है या जिनके ना होने की वजह से ताकत कम हो जाती है। चलें, उनको भी यहाँ पर देख लेते हैं। अब भाई पहला फैक्टर तो ये है कि अगर हमारे पास जो फैलाव है, वो कम फैला हुआ है, तो फिर ताकत बढ़ सकती है। भई ऐसा इसलिए है कि जब हमारे पास कम फैला हुआ फैलाव होता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन वैसे ही बहुत पतली-सी बनती है और जब वो पतली-सी बनेगी तो ज़ाहिर-सी बात है कि ताकत बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर लिखते हैं कम फैला हुआ फैलाव। यानी जब ये होगा, तो हमारी जो ताकत है, वो बढ़ जाएगी। और अगर आप गौर करें तो फैलाव कम फैला हुआ है या ज़्यादा फैला हुआ है, ये हम मयारी इन्हिराफ या तगय्युर यानी वेरिएंस से मालूम करते हैं। तो अगर हमारी वेरिएंस या स्टैंडर्ड डिविएशन यानी मयारी इन्हिराफ कम होंगे, तो ताकत बढ़ जाएगी। अच्छा, अब ज़रा आते हैं अपने आखिरी आंसर पर, जिसकी वजह से ताकत पे फ़र्क पड़ता है। तो वो ये है कि अगर हमारा असली पैरामीटर यानी जो आबादी का पैरामीटर है, वो चाहे औसत कदर हो या मयारी इन्हिराफ हो वगैरह वगैरह, तो वो कदर अगर हमारे नल मफरूज़े पे दी हुई कदर से ज़्यादा है या उससे आगे है, तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि ये जो ओवरलैप है, यहाँ पे जो ये दो फैलाव आपस में मिल रहे हैं, वो कम मिलेंगे और यूँ भी हमारी ताकत बढ़ जाएगी। तो भाई इस बात को हम यूँ बयान करेंगे कि असल पैरामीटर मीटर नल हाइपोथेसिस से ज़्यादा हो तो हमारी ताकत बढ़ जाती है। तो भाई ये था सारा मामला ताकत का और भाई इन 4 अनासर की वजह से ताकत पर असर पड़ता है। ये 2 हमारे काबू में है और ये दोनों हमारे काबू में नहीं हो सकती और ये दोनों हमारे काबू में नहीं हो सकती।